Hello, Bacha Party. Welcome back to our channel that is Arms Academy Digital. I am Snehal here to guide you in your biology preparations. So students, हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. इससे पहले हमने 3 चैप्टर के बारे में डिस्कस किया है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लाइफ प्रोसेसेस, then we discussed about control and coordination, then we also have covered about our environment. आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ये हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. इसमें हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लिया है. इसमें हमने कवर कर लिया है अबाउट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया है, उनके डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया है. देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट रिप्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मेजरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, वो भी हमने डिस्कस किया है इसी के अंदर. देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ठीक है, उसमें हमने प्लांट्स की जो स्ट्रक्चर्स है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एज वेल एज वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, उनके बारे में डिस्कस किया था. देन वी ऑल्सो डिस्कस कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म होगा, देन आगे की प्रोसेस क्या होती है, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया था. आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक अंडर दिस चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, नाउ ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको जानने से पहले वी विल डिस्कस सम बेसिक थिंग्स. तो इसमें हम देखेंगे कि जो स्टेजेस है ह्यूमन बींग्स की, जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है बेसिकली, वो डिस्कस करेंगे फ्रॉम बर्थ टू द डेथ. राइट, बेसिकली लाइफ स्पैन अगर आप देखोगे ह्यूमन बींग्स का तो देर आर डिफरेंट स्टेजेस. राइट, एक स्टेज ऐसी होती है आफ्टर बर्थ. देर इज अ स्टेज विच इज कॉल्ड मतलब टिल यू अटेन अ प्यूबर्टी. ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू द टिल द प्यूबर्टी जो एज है आपका, ठीक है, दैट इज कॉल्ड चाइल्डहुड फेज. ठीक है, उसके बाद आता है प्यूबर्टी वाला फेज आएगा. उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज आता है वेयर योर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर मैच्योर्ड एंड यू आर रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन. ठीक है, फिर उसके बाद आएगा बेसिकली ओल्ड एज या सेनेसिस वाला स्टेज. ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट स्टेजेस है इन द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बींग्स. वो पहले हम डिस्कस करते हैं कौन सा स्टेज कब होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आपको दिखते हैं. तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ऑल ऑफ अस नो दैट आवर बॉडीज चेंज एज वी बिकम ओल्डर. जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है देर आर सर्टन चेंजेस दैट वी नोटिस इन आवर बॉडी. दिस चेंजेस अकर इन वेरियस फेजेस. इन्हीं फेजेस को हम बोलते हैं ग्रोथ फेज. ठीक है, तो अलग अलग ग्रोथ स्टेजेस देखेंगे, फेजेस देखेंगे. पहला, अगर आप कंसिडर करो एज फ्रॉम 10 to 11 ईयर्स तक, फ्रॉम बर्थ से लेकर 10 to 11 ईयर्स का ये जो एज है, दिस इज बेसिकली, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपका डेवलपमेंटल एज होता है. ठीक है, आपकी ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ेगी. ठीक है, तो ये आपका क्या है, डेवलपमेंटल फेज होता है. ठीक है, आपकी ग्रोथ होने वाली है यहाँ पर. ठीक है, ग्रोथ इन द सेंस हाइट वगैरह बढ़ेगी. नाउ लेट अस लर्न इस स्टेज में आपके क्या क्या चेंजेस देखे जाते हैं गर्ल्स में भी एज वेल एज बॉयज में भी. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ जो है ये इस स्टेज में फ्रॉम बर्थ से लेकर 10 to 11 ईयर्स का जो एज है, इसमें आपको रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा दिखता है. ज्यादा क्यों दिखता है? बिकॉज योर फिजिकल ग्रोथ हो रही, योर हाइट इज इंक्रीजिंग. ठीक है, बिकॉज योर बोन्स आर अंडर गोइंग, और ये जो बोन्स वगैरह है इनमें क्या चलता है, सेल डिवीजन वगैरह होता है एंड लेंथ भी बढ़ती जाती है. बेसिकली बोन की ग्रोथ होती है, मसल डेवलपमेंट होता है इसी एज में. ठीक है, सो हियर यू कैन सी द रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट इज हायर इन दिस एज. ठीक है, अगर आप चेंजेस इन गर्ल्स की बात करो कि गर्ल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उनकी हाइट इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली वेट भी बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा. ठीक है, इवन देयर विल बी सम, अगर आप देखो तो जो पहले मिल्क टीथ होते हैं, ठीक है, मिल्क टीथ गिर जाते हैं, उनकी जगह पे न्यू टीथ या फिर बोल सकते हो परमानेंट टीथ आने लगते हैं. ठीक है, ये भी आपको एक चेंज दिखता है इसी एज में. राइट, हियर यू कैन सी डिफरेंट चेंजेस. ये देखो मिल्क टीथ गिर गए और परमानेंट टीथ आ जाते हैं. ठीक है, अगर आप चेंजेस इन बॉयज में देखो, बॉयज में क्या चेंज होता है, अगेन हाइट इंक्रीज होगी, वेट इंक्रीज होगा, और बॉयज में भी आपको क्या दिखता है, मिल्क टीथ गिर जाते हैं एंड न्यू टीथ. ठीक है, न्यू टीथ, उनको परमानेंट टीथ बोला जाता है, परमानेंट टीथ आपको फिर से देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो अगर आप बात करो इस एज में, बर्थ से लेकर 10 to 11 ईयर्स का जो एज है, इसमें गर्ल्स एंड बॉयज में आपको एज सच कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है. ठीक है, ऑलमोस्ट ग्रोथ दोनों की सेम होती है. ठीक है, सेम चेंजेस आपको ऑब्जर्व होंगे. ठीक है,
चेंजेस कहाँ होते हैं? इसके आगे जो स्टेज आएगी उसमें आपको चेंजेस होते हुए दिखेंगे। सो बेसिकली ये जो बर्थ से लेकर 10 टू 11 इयर्स का जो एज है, इसको हम चाइल्डहुड फेज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड चाइल्डहुड फेज। ठीक है, ये रहा आपका चाइल्डहुड फेज। इसमें आप नटखट होते हो, यू आर क्यूरियस। ठीक है, आपकी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, आपकी ब्रेन की भी डेवलपमेंट हो रही है, आपकी फिजिकल भी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये जो फेज है इसको हम चाइल्डहुड फेज बोलते हैं। नाउ लेट अस लर्न अबाउट सेकेंड स्टेज। दूसरी स्टेज क्या है, जिसमें एक्चुअली आपको दिखेगा गर्ल्स एंड बॉयज में अलग अलग कैरेक्टर्स, या फिर आप डिफरेंशिएट कर पाओगे गर्ल्स एंड बॉयज में प्रॉपरली। ठीक है, एक्सटर्नली आपको डिफरेंसेस दिखने लगेंगे। ये जो एज है फ्रॉम 11 टू 18 ईयर्स गर्ल्स के लिए, ठीक है, एंड 21 11 टू 21 ईयर्स फॉर बॉयज, ये जो एज है, इसमें आपको दिखता है देयर विल बी मैचुरेशन, मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बिकॉज हार्मोनल सिक्रीशन होने लगता है। यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, जो चाइल्डहुड फेज थी, चाइल्डहुड फेज से अब क्या होगा, धीरे धीरे और ग्रोथ होती जाएगी, अडल्ट साइज मैचुरेशन होने लगेगा, अडल्ट साइज आने लगेगी, मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने लगेगा। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑल्सो दिस एज जो है, यहाँ पर जो हॉर्मोन्स वगैरह सिक्रीट हो रही है। ठीक है, देर आर सिक्रीशन ऑफ सर्टन हॉर्मोन्स, जिसके वजह से आपको ये चेंजेस दिखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव टिश्यूज की क्या होगी, मैचुरेशन होगी। तो गर्ल्स में अगर चेंजेस की बात करो, ड्यूरिंग दिस दिस एज आपको दिखेगा गर्ल्स में हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है इन आर्म पिट्स, जेनाइटल एरियाज, ठीक है, लेग्स वगैरह, इनमें क्या होता है, हेयर ग्रोथ बढ़ती है। ठीक है, इवन इफ यू सी देयर विल बी अक्यूमुलेशन ऑफ फैट, फैट अक्यूमुलेट होने लगता है इन ब्रेस्ट एरिया, ठीक है, थाइज, देन बटक्स वगैरह। ठीक है, तो ये सारे एरियाज में क्या होगा, पर्टिकुलर एरियाज में देर विल बी स्टोरेज ऑफ फैट। ठीक है, जेनाइटल एरियाज डार्कर बन जाते हैं बिकॉज देर विल बी एक्सेस सिक्रीशन ऑफ मेलानिन। मेलानिन क्या है, कलर जो है आपका स्किन का वगैरह, इट इज ड्यू टू मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, एक प्रोटीन होता है, इसकी वजह से आपको ये स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, ये सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यूरिंग दिस फेज आपको दिखेगा जेनाइटल एरियाज वगैरह डार्क होने लगते हैं, स्किन ऑयली बन जाती है, इवन देयर विल बी पिंपल्स, है ना, आते हैं ना पिंपल्स। हाँ, तो ये जो पिंपल्स वगैरह है, ये एक्चुअली ड्यू टू द सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन। जनरली ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है जो गर्ल्स में सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से आपको ये चेंजेस दिखते हैं। ठीक है, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स आल्सो। ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। राइट, ये सारा क्यों हो रहा है, ड्यू टू हार्मोनल सिक्रीशंस। ठीक है, पिंपल्स आ गए देखो। तो ये चेंजेस आपको गर्ल्स में, इवन इफ यू सी ब्रेस्ट साइज उनकी इंक्रीज होने लगती है, ऑब्वियसली ड्यू टू हार्मोनल सिक्रीशन। राइट, राइट, इवन मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, निप्पल्स, ब्रेस्ट वगैरह का एरिया जो है वहां पर आपको डार्कनिंग दिखेगी। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन मतलब, मेंस्ट्रुएशन क्या है, इट इज बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने लगेगी। ठीक है, यहाँ से ड्यूरिंग दिस फेज देयर विल बी इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, पीरियोडिक लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल्स स्टार्ट फ्रॉम द प्यूबर्टी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेनार्के। क्या बोलते हैं, मेनार्के। राइट, आगे आप पढ़ोगे। राइट, तो यहाँ पर आपको दिख रही है, दिस इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और यू कैन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल। ये यूटेरस है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, वो क्यों होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन चेंजेस इन बॉयज। बॉयज में क्या होगा, वही चीज, आर्म पिट्स, जेनाइटल एरिया, थाइज, लेग्स, आर्म्स, इनमें आपको एक्सेस हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरीके से। देन इवन जेनाइटल एरियाज डार्कर होंगे बिकॉज एक्सेसिव मेलानिन प्रोडक्शन हो रहा है, ऑयल सिक्रेशन होगा, पिंपल्स वगैरह होंगे बिकॉज टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन अब ज्यादा सिक्रेट होने लगता है। ठीक है, देन इफ यू टॉक अबाउट फेस, फेस पे उनके मुस्टैच, बियर्ड वगैरह क्या होने लगेगी, ग्रो होने लगेगी। ठीक है, तो ये आपको अलग से कैरेक्टर्स दिखते हैं। वॉइस जो है इनका, वॉइस कैसे होने लगता है, थोड़ा सा हेवी आपको लगेगा। ठीक है, इट बिगिंस टू क्रैक, अलग सा दिखेगा। अगर आप चाइल्डहुड फेज में देखो तो गर्ल एंड बॉयज का आवाज इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे प्यूबर्टी आने लगेगी, गर्ल्स का वॉइस आपको डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, बॉयज का वॉइस आपको अलग दिखेगा। ठीक है, देर विल बी सर्टन चेंजेस ड्यू टू हार्मोनल सिक्रीशंस। ठीक है, राइट, ये देखो मुस्टैच वगैरह आ रहा है। ये आपको दिखता है, दिस इज, इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। यहाँ पर गर्ल्स में नहीं दिखता है ज्यादा, बॉयज में दिखेगा। इसकी भी ग्रोथ आपको ज्यादा दिखती है इन केस ऑफ बॉयज।
ओके, राइट। इसी स्टेज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। चाइल्डहुड के बाद कौन सा फेज आता है? 11 टू 18 21 ईयर्स का जो एज है, दिस इज कॉल्ड द प्यूबर्टी। ठीक है, इसमें प्यूबर्टी अटेन होती है, इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन होती है बॉयज एंड गर्ल्स में। ठीक है, दे गेट द नॉलेज ऑफ दिस ऑल चेंजेस। ठीक है, उनको समझने लगता है व्हाट एक्चुअली दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। ठीक है, वो एक्सपीरियंस करने लगेंगे ये सारी चीजें, इसी को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। दिस इज मोस्ट वल्नरेबल एज इन बॉयज एंड गर्ल्स लाइफ। ठीक है, यहाँ पर आप बड़े वल्नरेबल होते हैं, आपको किसी ने भी थोड़ा कुछ बता दिया, आप उस पर विश्वास कर लेते हो। इसी स्टेज में आपको सावधान रहने का बहुत जरूरी है। ठीक है, यू नीड टू बी अलर्ट, बिकॉज इसमें आप बहुत सारी चीजों के क्या हो जाते हो, यू गेट्स अट्रैक्टेड विथ मेनी थिंग्स। ठीक है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है, राइट। तो उस चीज में कुछ कुछ गलत चीजें भी हो जाती है, सो इट इज वेरी वल्नरेबल एज। ठीक है, राइट। प्यूबर्टी में क्या होता है, इमोशनल, यू नो, इफ यू टॉक अबाउट फीमेल्स, जनरली फीमेल्स में क्या होता है, इमोशनल शिफ्ट आपको दिखते हैं, मूड स्विंग्स आपको दिखते हैं। दिस इज ड्यू टू हार्मोनल सिक्रेशन। ठीक है, ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ स्पेशल हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन वगैरह। मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज भी हो रहा है, आपको दिखेगा देयर विल बी चेंजेस इन मूड स्विंग्स जिसको बोलते हो आप। ठीक है, फीमेल्स में आपको ज्यादातर दिखेगा, राइट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फिजिकल मैच्योरेशन होता है इसी एज में। अब एज जो है, एज अबव 18 ऑनवर्ड्स, और यू कैन से 18 ऑनवर्ड्स का जो एज है फॉर गर्ल्स, 21 ऑनवर्ड्स का एज जो है फॉर बॉयज। ठीक है, ये जो है दिस इज रिप्रोडक्टिव एज, इसको क्या बोलते हो आप, दिस इज अ रिप्रोडक्टिव एज फॉर फीमेल्स एंड मेल्स, और यू कैन से बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज के लिए कितना, 21 ईयर्स, फीमेल्स के लिए 18 ईयर्स, राइट। यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द रिप्रोडक्टिव एज, मतलब यहाँ पर ये जो एज है, यहाँ पर मेल एंड फीमेल आर रेडी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करने के लिए दे आर रेडी। ठीक है, तो दिस इज अ रिप्रोडक्टिव एज। तीन एज स्टेजेस देखे हमने, वन चाइल्डहुड स्टेज, दूसरा प्यूबर्टी, तीसरा रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, राइट। यहाँ पर आपको बेसिकली इस एज में आपको अडल्ट बोला जाता है, यू आर अडल्ट नाउ। ठीक है, 18 प्लस फॉर गर्ल्स, 21 प्लस फॉर बॉयज, दिस इज अडल्ट एज, right? Now that we have discussed about different phases in humans lifespan, now discussed about reproductive structures, reproductive systems of male and female, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से एक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, किस तरीके से फिर यू नो एम्ब्रियो, फीटस या बेबी ग्रो होगा। ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ऑब्वियसली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स। ठीक है, इन द मेल जर्म सेल्स आर स्पर्म्स, क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, दिस इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, राइट। और यहां पर क्या होगा, बेसिकली देर आर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देर आर स्ट्रक्चर्स जो क्या करते हैं, स्पर्म ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपुलेशन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो होगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपुलेशन। इसमें क्या होगा, इट इज इन्वॉल्व इन द इनसेमिनेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर पार्ट्स आप स्ट्रक्चर देखो कौन कौन से आता है, दीज आर द टेस्टिस। ठीक है, देर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब दो टेस्टिस होगी यहाँ पर, लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी लोकेटेड होता है, वाई सो, बिकॉज ऑब्वियसली टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, राइट। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, एम्बिएंट टेम्परेचर चाहिए, मतलब जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे भी कम टेम्परेचर चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का। तो इसलिए ये जो टेस्टिस है, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आउटसाइड द बॉडी ये टेस्टिस देखने को मिलती है टू मेंटेन द टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है आपको दिख रहा है सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हमने बोल दिया स्क्रोटम, जिसमें ये टेस्टिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, राइट। इसके अलावा टेस्टिस में हार्मोन सिंथेसिस भी होता है। कौन सा हार्मोन, मेल में जो हार्मोन होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ये यहीं पे सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो जो कि मेल के मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब मेल में जितने भी कैरेक्टर्स है मेल के, वो सारे किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, जो सिंथेसाइज का होता है टेस्टिस में होता है। ठीक है, देन यहां से आपको
एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जाते हुए दिखेगा। दिस इज कॉल्ड वास डेफरेंस। ये क्या है? वासा डेफरेंस। तो ये क्या कर रहा है? इट इज असेंडिंग इनटू द एब्डोमेन, ठीक है, और आपका जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, उसको सराउंड करके फिर आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये ब्लैडर है, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, और ये बाकी का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मेल में exit of urinary system या फिर you can say excretory system and exit of reproductive structure is the same, ठीक है। दोनों एक ही जगह से क्या हो रहे हैं? एग्जिट हो रहे हैं, सेम पाथवे से, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जो ट्रैक है, दिस ट्रैक इन द मेल इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, बिकॉज एक्सक्रीटरी सिस्टम की एग्जिट भी वही से है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एग्जिट भी सेम जगह से है, ठीक है। तो बेसिकली दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, राइट। राइट, मेल में यूरिथ्रा एज सच सेपरेट नहीं होता है, यूरिथ्रा इज नॉट सेपरेट, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से ही क्या होगा? एग्जिट होता है। देन यहाँ पर इसके अलावा आपको कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी देखने को मिलती है। दीज एसेसरी ग्लैंड्स आर लाइक सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल देखो यहाँ पर आपको लोकेटेड दिखेगी, लीफ लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, राइट, सेमिनल वेसिकल। अब ये जो वेसिकल्स या फिर यू कैन से ग्लैंड्स है, इनमें क्या होता है? सर्टन सिक्रीशन सिक्रीट होते हैं जो स्पर्म को एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं स्विम करने के लिए, ठीक है। स्पर्म क्या होता है? मोटाइल होता है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इट इज मोटाइल, इसके पास टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो ये मूव कर सकता है, राइट। तो उसको मूव करने के लिए हमें एक फ्लूइड या एक मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो जो मीडियम है वो कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम द सिक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल है, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है, दूसरा बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ऐसे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो ये 3 टाइप की एसेसरी ग्लैंड्स होती है। ये कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करती है फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ताकि स्पर्म को एक मीडियम मिल सके मूव करने के लिए। दूसरा, स्पर्म को न्यूट्रिशंस भी मिलते हैं, ठीक है, सुक्रोज वगैरह, फ्रक्टोज इसमें होता है, सुक्रोज नहीं फ्रक्टोज होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो भी एनर्जी वगैरह है वो यही से मिलेगी, राइट। यहाँ पर आपको ब्लैडर दिख रहा है, दिस इज वास डिफरेंस, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। वास डिफरेंस आगे जाके देखो यहाँ पर आपको दिखेगा वास डिफरेंस, दिस इज आगे जाके इट इज नाउ कॉल्ड एज, इसको अब हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। वास डिफरेंस जब सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन रिसीव करता है, एंड यहाँ पर आपको एक छोटा सा डक्ट फिर से मिलता है जो कि बना है फ्रॉम बाय वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल की डक्ट। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर आगे मिलता है, दिस इज नाउ कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? ये पूरा नहीं बट इतना, ठीक है, दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट। देन इजैकुलेटरी डक्ट आगे क्या करता है? इट मीट्स विथ द यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग है, ठीक है, उससे जाके मिलेगा, राइट। तो दोनों का आप देख सकते हो कॉमन एग्जिट होने वाला है आगे, है ना। तो यहाँ पर आपको दिखेगा प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, दिस इज ऑल्सो एसेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल भी है, राइट। देन आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द एक्चुअली कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर, पेनिस इसको बोलेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा? दिस इज इन्वॉल्व इन द इजेक्शन और इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जो कि दोनों का काम कर रहा है बेसिकली। इट इज वर्किंग इन रिमूवल ऑफ यूरिन एज वेल एज द सीमेन और स्पर्म वगैरह इजैकुलेट करने में, ठीक है, क्योंकि इट इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ द सिस्टम्स। यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे, दिस इज द हेड, ठीक है, ये मिडल पीस होता है, एंड दिस इज अ टेल, ठीक है, हेड, मिडल पीस एंड टेल, राइट। ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा स्पर्म का। स्पर्म आपको दिख रहा है, इसमें आपको टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो ऑब्वियसली इट इज मोटाइल। ये कैसे होता है? मोटाइल। एंड इफ यू कंपेयर द साइज ऑफ स्पर्म विथ ओव्यूम, तो साइज ऑफ स्पर्म इज वेरी स्मॉल, टाइनी सा स्ट्रक्चर होता है, राइट। और इसमें आपको दिखेगा ये जो हेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, इट विल कैरी द जेनेटिक मटेरियल, जो कि आगे जब फ्यूज होगा ओव्यूम के साथ, ओव्यूम के जेनेटिक मटेरियल के साथ, तो जो जाइगोट बनेगा उसमें भी ये कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। एनीवे, तो ये हेड है, हेड में आपको दिखता है जेनेटिक मटेरियल होगा यहाँ पर। ये रहा मिडल पीस, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों चाहिए? टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बेसिकली,
है ना। एनर्जी क्यों चाहिए, इस टेल को क्या करना है या फिर स्पर्म को क्या करना है, मूव करना है। तो मूवमेंट के लिए ऑब्वियसली क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये देखो ये किस तरीके से मूव करता है ना। वेरी फास्ट इट इज मूविंग बिकॉज इट हैज टू रीच टिल एग, ओव्यूम। ठीक है, वो बहुत अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बैठा हुआ है, फैलोपियन ट्यूब में बैठा हुआ है एग। वहां तक पहुंचने के लिए इसको मूवमेंट करनी पड़ती है, तो इसको फास्टर मूव करना है तो ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा चाहिए। एनर्जी ज्यादा चाहिए तो इसके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको दिखेगा कुछ ऐसा दिखता है आपको। ठीक है, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, दीज आर बेसिकली ओवरीज। ये क्या है, दीज आर ओवरी, राइट। ओवरी से आपको दिखेगा कुछ ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच्ड होते हैं। ये बेसिकली क्या करेंगे, दे विल कैच द ओव्यूम विच इज रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओवरी से क्या होगा, जो मैच्योर ओव्यूम, मैच्योर एग होता है वो रिलीज होगा ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। अब जो रिलीज हुआ है एग, उसको कैच करने के लिए ये कुछ आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। ठीक है, वो कंटिन्यू करेंगे इनटू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये इतना जो पार्ट है, दिस होल पार्ट, ठीक है, ये ट्यूब एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम बोलते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स। ओविडक्ट बोलोगे या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलोगे, राइट। तो देर आर टू ओवरीज, मतलब आप बोल सकते हो पेयर ऑफ ओवरीज। अगेन दो फैलोपियन ट्यूब है तो अगेन यू कैन से पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब या पेयर ऑफ ओविडक्ट। तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करो तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर एग्स, जो कि ओविलेट होके बाहर आने वाला है। दूसरा, यही पे हॉर्मोन्स भी बनता है, दैट इज ईस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, हार्मोन भी बनते हैं यहाँ पर, ईस्ट्रोजन हार्मोन यहीं पे बनेगा। ठीक है, तो ये रहा ओवरी। ओवरी में एक्चुअली क्या होगा, देर विल बी प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड ऑल्सो देर विल बी प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। अब बेसिकली अगर आप मेल एंड फीमेल की जो प्रोसेस है स्पर्म एंड ओव्यूम फॉर्म करने की, ठीक है, उसको कंपेयर करोगे तो मेल में जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। बट इफ यू टॉक अबाउट फीमेल, फीमेल में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होता है फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। जब फीमेल एम्ब्रियो होता है इनसाइड द मदर्स वोम्ब, तभी उस एम्ब्रियो में आपको दिखेगा बेसिकली देर विल बी स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्स। ठीक है, या फिर ओव्यूम वगैरह। ठीक है, वो जो प्रोसेस है oogenesis उसको बोलते हैं, वो स्टार्ट होती है सिंस द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ द गर्ल। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आपको दिखेगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, राइट, आफ्टर रीचिंग द प्यूबर्टी। अब वो प्रोसेस जो है oogenesis जिसको बोलते हैं या फिर एग फॉर्मेशन की, वो तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से ही स्टार्ट होती है, राइट। वो स्टार्ट होगी बट इट इज सीज्ड, स्टॉप हो जाती है टिल द प्यूबर्टी, क्योंकि हॉर्मोन्स नहीं है। प्यूबर्टी आने पर जैसे हार्मोन स्टार्ट होते हैं सिक्रेट होना, तो फिर से ये प्रोसेस क्या होती है, मतलब जो एग किसी स्टेज में अरेस्ट हुआ था, वो फिर से क्या होता है, उसका मैच्योरेशन कंप्लीट होने लगता है। कंप्लीट मतलब फिर से मैच्योरेशन स्टार्ट होने लगता है, एंड देन वो प्रोसेस फिर से प्रोसीड हो जाती है। जब एग रिलीज होगा ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, वो रिलीज होके कहा जाएगा, ये ओवरी जो है, ओवरी से एग रिलीज हो गया ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। एवरी मंथ देयर विल बी रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ईच ओवरी। ईच मतलब इस मंथ एक ओवरी से, दूसरे मंथ नेक्स्ट ओवरी से, अल्टरनेटली बेसिकली वी कैन कॉल। ठीक है, तो ओवरी से क्या होगा, एग रिलीज होगा। एग रिलीज होने के बाद ये जो फिम्ब्रे है, फिम्ब्रे मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको जो दिख रहे हैं प्रोजेक्शंस, इनको फिम्ब्रे बोलते हैं। दे विल कैच दिस एग, एग को कैच किया, अब वो आगे जाएगा। आगे कैसे जाता है, हमने तो बोला था कि एग इज इमोटाइल, वो मूव नहीं कर सकता। फिर कैसे जाता है, आप अगर देखो ओविडक्ट, ओविडक्ट में होते हैं कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बेसिकली ओविडक्ट की जो सेल है उनपे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, सीलिया जिनको बोलते हो। ये सीलिया क्या करते हैं, एग को कहाँ भेजेंगे, टूवर्ड्स द यूटेरस, यूटेरस की तरफ भेजने लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ये देखो, दीज आर एग ओविलेशन हो रहा है, देखो ओविलेशन ना, एग कैसे बाहर आ गया, ओवरी से। दिस इज द ओवरी, ओवरी से एग बाहर आ गया। दीज आर फिम्ब्रे, फिम्ब्रे ने उसको कैच कर लिया।
फिमरे कैच कर लिया, ठीक है। कैच करने के बाद कहा जाएगा ये, इट विल बी ट्रांसफर्ड टूवर्ड द यूटेरस, इसको ट्रांसफर किया जाएगा या फिर मूव किया जाएगा टूवर्ड्स द यूटेरस थ्रू द फैलोपियन ट्यूब, या फिर उसको ओविडक्ट भी बोल सकते हो। यूटेरस को ही हम वूम भी बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में। दिस इज यूटेरस, जहां पर एक्चुअली बच्चे की या फिर जो भी बेबी है उसकी क्या होने वाली, फीटस बोल सकते हो आप, उसकी ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। एंड फिर दिस पार्ट इज बेसिकली सर्विक्स का पार्ट, एंड नेक्स्ट आता है वजाइना का पार्ट, ठीक है। सर्विक्स एंड द वजाइना, ये देखो दिस इज द सर्विक्स, एंड देन आता है वजाइना। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर सर्विक्स एंड वजाइना की बात करो तो दे फॉर्म अ कॉमन कैनाल, ठीक है। इसको हम रिप्रोडक्टिव कैनाल भी बोलते हैं, जहां से एक्चुअली क्या होने वाला है, जो भी स्पर्म्स वगैरह है दे विल बी इजैकुलेटेड हियर, और फिर वो स्पर्म्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब। बेसिकली जब एग ओव्यूलेट होता है वो यहाँ पर वेट करेगा, फैलोपियन ट्यूब में वेट करेगा, ओविडक्ट में वेट करेगा, ठीक है। ओविडक्ट का एक पार्ट होता है जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं, थोड़ा स्वेलम पार्ट होता है, उस पार्ट में एग जो है स्पर्म का वेट करता है। तो जैसे ही यहाँ पर स्पर्म इजैकुलेट हुए, दे विल ट्रांसफर टुवर्ड्स द ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट में जहां पर एग बैठा हुआ है, ठीक है। ये कैसे होता है, देयर विल बी सिक्रीशन ऑफ सर्टन केमिकल्स, एग के कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, उनको सेंस करके स्पर्म एग की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा। तो इस तरीके से फिर जब एग एंड स्पर्म दे विल मीट, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद आगे की प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। देखो देर विल बी रिलीज, यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन हैज रिलीज द स्पर्म्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ से आगे आपको दिखेगा स्पर्म्स आर मूविंग, ठीक है, राइट। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड ड्यूरिंग वन एजैकुलेशन, आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज हो गए, अब ये कहा जाएंगे इनटू द ओविडक्ट, जहां पर एक्चुअली ओव्यूम वेट कर रहा है फॉर द स्पर्म्स टू कम, ठीक है। जैसे स्पर्म आएगा देर विल बी फर्टिलाइजेशन, ठीक है, राइट। अब देखो फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म ने फर्टिलाइज कर लिया एग को, उसके बाद क्या होने वाला है, देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। एग एंड स्पर्म कैसे फॉर्म होते हैं वो प्रोसेस हम आपको आइडिया तो लग ही चुका है, हमने डिस्कस किया था। तो उसमें आपको पता है एग एंड स्पर्म कैसे फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है। जो भी गैमिट स्ट्रक्चर या फिर जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है मेल एंड फीमेल के, वहां पर जो सेल्स है रिप्रोडक्टिव सेल्स, उनमें होगा मियोसिस, मियोसिस होके ये एग एंड स्पर्म फॉर्म होते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट प्रोसेस, जैसे एग फॉर्म होने की प्रोसेस को हम oogenesis बोलते हैं, स्पर्म फॉर्म होने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस से एग एंड स्पर्म फॉर्म होंगे, राइट, मियोसिस से। एग में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, स्पर्म में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, दोनों के एक सेट, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होगा फ्यूजन होगा, ठीक है, दोनों के सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो एक और एक कितने हो गए, दो, ठीक है। तो देर विल बी टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, जो भी फर्टिलाइजेशन से स्ट्रक्चर बनेगा उसमें, ठीक है। तो एग एंड स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड जाइगोट, उसको क्या बोलेंगे हम, जाइगोट। तो जाइगोट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इट विल हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। इफ आई टॉक अबाउट स्पर्म एंड एग, तो दे आर हेप्लॉइड स्ट्रक्चर, हेप्लॉइड मतलब उनमें बस एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, तो एक दो सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम जाइगोट बोलते हैं। यही जाइगोट विल बी इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूटेरस, कहा, इसका इम्प्लांटेशन होगा, जो जाइगोट बना है ना, ये देखो, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, दिस इज द फर्टिलाइज एग। उसके बाद आपको दिखता है जाइगोट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, उसमें एक ही सेल है, ठीक है। ये एक सेल से मल्टी सेलर स्ट्रक्चर या मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, एक सेल से दो सेल बनेगी, दो से चार, चार से आठ, ऐसी बहुत सारी सेल बनेगी। एक स्ट्रक्चर आता है 36 सेल स्ट्रक्चर वाला, ठीक है, 36 सेल स्टेज का स्ट्रक्चर आता है। ये जो स्ट्रक्चर है फिर आगे क्या होगा, इम्प्लांट होता है इन द यूटेरस, इट विल बी इम्प्लांटेड इन द यूटेरस, और वही फिर आगे क्या करेगा, मतलब बेसिकली ये सारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है, डिवीजन वगैरह, एक से दो सेल बन गया, यहाँ से सारा ये एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, राइट।
इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन के बाद फर्दर देर विल बी डेवलपमेंट, धीरे धीरे फिर देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स इन, यू कैन से सेल लेयर्स फॉर्म होने लगेगी, वही सेल लेयर्स फिर अलग अलग टिश्यू फॉर्म करेंगे, ऑर्गन्स फॉर्म करने लगेंगे, धीरे धीरे दिस जाइगोट विल टर्न इनटू अ एम्ब्रियो, फीटस बन जाएगा। फीटस में आपको देखिएगा, इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमंस, ह्यूमंस में 9 मंथ का जो पीरियड है, ठीक है, उसको हम जस्टेशन पीरियड बोलते हैं, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टिल द डिलीवरी या पार्चुरेशन। ये जो पूरा पूरा जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं जस्टेशन पीरियड। अब इस ड्यूरिंग दिस फर्टिलाइजेशन से लेकर 9 मंथ तक, ठीक है, वो जो अंदर एम्ब्रियो ग्रो कर रहे हैं, एम्ब्रियो से बनेगा फीटस, ठीक है, फीटस फिर आगे डेवलप करेगा, राइट। तो ये फीटस, एम्ब्रियो से फीटस जब बन रहा है तो देर विल बी सर्टन चेंजेस, धीरे धीरे ऑर्गन्स फॉर्म होने लगेंगे, लिम्स वगैरह फॉर्म होंगे, हेयर वगैरह फॉर्म होने लगेंगे, आई लीड, आई लैशेस, ठीक है, सॉरी आई लैशेस, ये सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने लगेंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगेंगे, ये सारे चेंजेस आपको दिखेंगे, एंड देन देर विल बी फुल्ली डेवलप फीटस विल बी फॉर्म टिल द एंड ऑफ 9 मंथ्स, ठीक है, राइट। वही हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डज ऑल दिस स्टेजेस हैपन। नाउ वी हैव स्टडीड दैट द मदर्स बॉडी इज डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। हमने देखा कि किस तरीके से फीमेल की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, ठीक है। अगर आप देखो तो धीरे धीरे 4 मंथ का बेबी आपको इतना ही दिखेगा, नॉट बेबी, वी कैन नॉट कॉल इट बेबी, फीटस। फिर आता है 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 9 मंथ में आपको फुल्ली डेवलप ये जो फीटस है वो दिखेगा, ठीक है। बेबी आपको बोलोगे उसको आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, पार्चुरेशन के बाद इट इज कॉल्ड बेबी, okay, hence the uterus prepare itself every month to receive and nurture the growing embryo, ठीक है। every month फीमेल में menstrual cycle देखा जाता है, egg will wait कि sperm आएगा, fertilization होगा, pregnancy हो जाएगी and all those things, but not every time, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हर टाइम sperm will be there and fertilization होगा, ठीक है। whenever there is no fertilization, जो एग रिलीज हुआ है वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाता है। डीजनरेट होने के बाद जो भी यूटरस में भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, बेसिकली इट इज नेचुरली, ठीक है। ये होता है कि जब भी एवरी मंथ बेसिकली योर यूटरस प्रिपेयर्स, इन फीमेल यूटरस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द बेबी, ठीक है, नर्चर द बेबी। उसके लिए क्या होता है, यूटरस की लाइनिंग थिक हो जाती है, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ऑल, राइट। ये एवरी मंथ होगा, राइट। बट जब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये सारे चेंजेस जो हुए यूटेरस में वो सारे क्या हो जाएंगे, शेड ऑफ हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो ब्लड वेसल्स है, टिश्यूज रप्चर हुए हैं, वो सारे ब्लड फ्लो के फॉर्म में क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं थ्रू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से फीमेल की बॉडी एवरी मंथ क्या करती है, प्रिपरेशन करती है टू रिसीव द बेबी। बट अगर नहीं होता है फर्टिलाइजेशन तो सारी चीजें, ब्लड वेसल्स, टिश्यूज वगैरह जो भी बने थे, थिकनिंग्स बनी थी, वो सारे रप्चर होके रिमूव किए जाते हैं थ्रू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। अब इन द वुम्ब या फिर यूटरस ऑफ द मदर, ये जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, फीटस ग्रो कर रहा है, बेसिकली ये क्या करेगा, अपने न्यूट्रिशन जो है वो मदर के थ्रू ही लेता है, ठीक है। वो खुद से तो खा पी नहीं सकता, तो ये अपनी मदर जो है उसी से क्या करता है, ये न्यूट्रिशन लेता है थ्रू ब्लड। बेसिकली देर इज अ स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम प्लासेंटा बोलते हैं, ठीक है। ये प्लासेंटा जो है इसमें देर विल बी सप्लाई ऑफ ब्लड, ठीक है। मदर से कुछ ब्लड होगा, देन फीटस से कुछ ब्लड बेसिकली होगा, बट वो मिक्स नहीं होता है, ठीक है। देर विल बी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फीटस टू मदर, मदर टू फीटस, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो इसेंशियल है वो मदर टू फीटस आएंगे, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो फीटस से मदर के ब्लड में ट्रांसफर किया जाएगा, और जो भी एक्सक्रीटरी या वेस्ट मटेरियल होगा वो भी फीमेल के ब्लड में रिलीज किया जाता है, और फिर फीमेल के थ्रू ही ये रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लासेंटा आपको दिखता है। प्लासेंटा क्या है, एक स्पेशल टिश्यू है which is developed or which is formed basically for to provide nutrition to the developing fetus, ठीक है, राइट। और आपको दिखता है ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, बेबी से अटैच होता है, ठीक है, या फिर फीटस से अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है ये प्लासेंटा है, ये एक्चुअली यूटेराइन वॉल में क्या होता है, अटैच होता है, एम्बेडेड होता है, ठीक है, घुसा हुआ होता है, राइट।
और ये आपको ब्लड वेसल्स वगैरह दिख रही है, दीज आर ऑल ब्लड वेसल्स। ठीक है, देयर इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, यू विल सी। ये हम्म, इस तरीके से यू विल सी। ये जो प्लासेंटा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा, राइट। प्लासेंटा में आपको दिखेगा कुछ एम्ब्रियो के साइड से टिश्यू जो है ये विलाई लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, आपको दिखेगा दीज आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये इनको विलाई बोलते हैं हम। ठीक है, प्लासेंटल विलाई, राइट। ये विलाई किसने बनाए हैं? एम्ब्रियो के साइड से बने हुए हैं। ठीक है, टू गेट अटैच्ड विद द यूटेरस ऑफ फीमेल। ठीक है, जो भी मदर है उसके यूटेरस से और अटैच होने के लिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं ताकि अटैचमेंट टाइट हो, राइट। ऑन द मदर साइड are blood spaces which surround the villi. This provide a large surface area for glucose and oxygen to pass from mother to the embryo. ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर आपको विलाई वगैरह दिखती है, प्लेसेंटल विलाई, और साइड से मदर के साइड से आपको दिखेगा इन विलाई में देर आर ब्लड वेसल्स। इन विलाई में क्या दिखता है आपको? ब्लड वेसल्स दिखती है, विच विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। क्या करेंगे? दे विल प्रोवाइड और एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स बिटवीन मदर एंड फीटस। मतलब मदर के ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहा जाएंगे फीटस में। जनरली ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये बहुत इसेंशियल है, तो वो वैसे ही मदर की ब्लड से या फिर ब्लड वेसल से एक्सचेंज होके कहा जाएंगे एम्ब्रियो में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये यू कैन सी दीज आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विलाई। इन विलाई में आपको दिखता है ब्लड वेसल्स का नेटवर्क। ठीक है, वो मैटरनल साइड से रहेगा, राइट। विलाई एम्ब्रियो की साइड से है, ब्लड वेसल्स मैटरनल साइड से है। ठीक है, और इस तरीके से फिर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा इनटू द ब्लड, राइट। हाँ, ये फीटल साइड है, ये मैटरनल साइड है। देखो एक्सचेंज कैसे हो रहा है? मैटरनल साइड से जो भी ग्लूकोज या फिर ऑक्सीजन वगैरह है वो एक्सचेंज होके, दिस इज बेसिकली प्लासेंटा, ये बीच में सेंटर में जो दिख रहा है दिस इज प्लासेंटा, राइट। तो प्लासेंटा थ्रू, ये प्लासेंटा है और यहाँ पर फीटल साइड है, राइट। यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह ग्लूकोज वगैरह इस तरीके से एक्सचेंज होके आएगा। ठीक है, इवन जो भी वेस्ट मटेरियल है वो फीटस से कहा जाएगा, मैटरनल साइड जाएगा, अगेन थ्रू द ब्लड वेसल्स वगैरह। कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह कुछ बनता है, वो फीटस से मदर में जाएगा, एंड मदर की ब्लड में से जब फिल्ट्रेशन होगा तब वो भी रिमूव हो जाएगा वेस्ट मटेरियल जो कि फीटस का है, राइट। तो ये जो डेवलपमेंट है इनसाइड द मदर्स बॉडी, चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर बोल सकते हो फीटल डेवलपमेंट इनसाइड द मदर बॉडी, इट टेक्स 9 months इन अप्रोक्सीमेटली 9 months बोल सकते हो। 7 months के 7 month तक तो बच्चा फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होती है, राइट। समटाइम 7 month प्रीमैच्योर बर्थ जिसको बोलते हो, 7 month में भी कोई कोई बच्चों की ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, बट जो आप देख सकते हो फुल्ली ग्रोन बेबी जो है वो एंड ऑफ द 9 month आपको दिखता है। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ टू 9 month आपको दिखता है एम्ब्रियो से फीटस बनने की प्रोसेस। एम्ब्रियो से फीटस बनने की प्रोसेस आपको दिखेगी। अप्रोक्सीमेटली 9 months का ये जो पीरियड होता है उसको हम एक्चुअली जस्टेशन पीरियड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड जस्टेशन पीरियड। अब जब 9 months कंप्लीट हो जाएंगे या फिर फुल्ली ग्रोन बेबी जो है वो यूटेरस से क्या किया जाएगा? रिमूव किया जाएगा, या फिर यू कैन से यूटेरस से बाहर आ जाएगा। कैसे आ जाता है? देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूटेरस। यूटेरस की जो मसल्स है, मदर की यूटेरस की मसल्स, दे विल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्शन में भी एक हार्मोन काम करता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, अब ये हार्मोन जब रिलीज होगा, जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बढ़ता जाता है, ऑब्वियसली देयर विल बी मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस। यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये जो बेबी है या फिर यू कैन से फीटस, ये क्या करेगा? इट विल कम आउट फ्रॉम द, जो हमने देखा था सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स एंड वजाइना की मिलके एक कैनाल बनती है, उसको हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। तो इस बर्थ कैनाल से ये बच्चा क्या होगा? डिलीवर हो जाएगा अलोंग विद द प्लासेंटा। प्लासेंटा भी बाहर आता है, फिर आपको पता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह कट करते हैं, ऑल दोस थिंग्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। दिस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, राइट। पार्चुरेशन को हम डिलीवरी बोलते हैं, राइट। कुछ अदर टर्म्स हमें पढ़नी है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन वगैरह। मेंस्ट्रुएशन ऑलरेडी मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया ही है। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? एवरी मंथ फीमेल की बॉडी में देयर विल बी सर्टेन चेंजेस टू रिसीव द बेबी। ठीक है, फीमेल की बॉडी तैयार रहती है, जैसे प्यूबर्टी के बाद अगर आप देखो, मतलब रिप्रोडक्टिव एज जो आता है फीमेल का, उसमें एवरी मंथ आपको दिखता है मेंस्ट्रुअल साइकिल हैपेंस। तो ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कैसे होता है?
एवरी मंथ फीमेल की बॉडी में या फिर गर्ल्स के बॉडी में क्या होगा, जो यूटरस है, यूटरस रेडी होता होता है टू रिसीव द बेबी। कैसे रेडी होता है, ये अपनी वॉल को थिक बना लेता है। जो यूटरस की वॉल है वो थिक बन जाएगी। क्यों थिक बन जाएगी, ऑब्वियसली यू नो इम्प्लांटेशन होगा, एम्ब्रियो ग्रो करेगा, फिटस बनेगा, तो उसको क्या चाहिए, कुशनिंग वगैरह, ठीक है। उसके अलावा एक्सेस टिश्यू फॉर्म होते हैं, इवन कुछ ग्लैंड्स वगैरह की डेवलपमेंट होती है, राइट। इवन देयर विल बी मोर ब्लड वेसल्स, ताकि ब्लड सप्लाई ज्यादा बने, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यूटरस में चेंज होते हुए दिखेगी एवरी मंथ, राइट। तो ये प्रिपरेशन एवरी मंथ होती है इन द फीमेल्स यूटरस। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब ओव्यूलेशन से जो एग आया है, एवरी मंथ देयर विल बी ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से जो एग आया है वो अगर फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ये बेसिकली साइमल्टेनियसली चलता है। यहाँ पर एग की डेवलपमेंट हो रही है इन द ओवरीज, वेराज जो यूटेरस है, यूटेरस में भी कुछ चेंजेस होते हैं टू रिसीव द बेबी। मतलब थिकेनिंग होगी वॉल की, ब्लड वेसल डेवलप होगी, ग्लैंड्स डेवलप होगी, वो सब यूटेरस में हो रहा है, ठीक है। ये साइमल्टेनियसली चल रहा है। अब जब ओव्यूलेशन होगा, एग बाहर आ जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, आगे क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, देन फीटस एंड डिलीवरी, पार्चुरेशन, मतलब वो सारा डिलीवरी वाले प्रोसेस, ठीक है, प्रेगनेंसी वाला प्रोसेस। अगर तो ये एग फर्टिलाइज नहीं होता है, तो सारी जो डेवलपमेंट यहाँ यूटरस में हुई थी वो सारी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर शेडिंग ऑफ द टिश्यूज विच वेर डेवलप्ड हियर टू रिसीव द बेबी, ठीक है। बेबी को रिसीव करने के लिए या फिर उसको प्रॉपर स्पेस प्लेस प्रोवाइड करने के लिए जो चेंजेस हुआ था, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, शेड ऑफ हो जाएगा। और यही टिश्यू एज वेल एज ब्लड वेसल्स अब क्या होंगे, दे विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर्विक्स वजाइना से ये क्या हो जाएंगे, फिर रिमूव हो जाएंगे आउटसाइड, ठीक है। सो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये कितने दिनों के लिए रहता है, 1 से 2 दिनों के लिए वो सर्वाइव करता है। बेसिकली आफ्टर ओव्यूलेशन एग वेट फॉर द स्पर्म फॉर 1 और 2 डेज, ठीक है। 1 से 2 दिन के लिए वो वेट करता है, 48 आवर्स तक। अगर नहीं आया स्पर्म, तो ऑब्वियसली इट विल डीजनरेट। डीजनरेट मतलब वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब सारा टिश्यू वगैरह उसके ये हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, एंड वो भी क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो थ्रू रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हम्म? तो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है, अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो। और एवरी मंथ ये प्रोसेस चलेगा। जब जब एक फर्टिलाइज नहीं होगा तब ये प्रोसेस होगा। ये नॉर्मली बात कर रही हूँ, कुछ कुछ लेडीज वगैरह को प्रॉब्लम होता है, पीसीओएस, पीसीओडी, तो उनमें आपको एवरी मंथ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑब्जर्व नहीं होती है, किसी में होती भी है, राइट। तो ये नॉर्मल वाली बात चल रही है। एवरी मंथ आपको दिखेगा देयर विल बी रिलीज ऑफ एग। एग रिलीज होने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली देयर विल बी मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। देखो इस तरीके से एग, सर इस तरीके से यूटरस क्या हुआ है, थिक एंड स्पॉन्जी हुआ है टू अकोमोडेट और टू रिसीव द बेबी, ठीक है। अगर वो नहीं होता है तो ऑब्वियसली देर इज नो नीड ऑफ द थिकेनिंग ऑफ यूटरस। तो अगर जरूरत ही नहीं तो क्या हो जाएगा, ये सब टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये रिमूव किया जाएगा थ्रू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब वजाइना थ्रू इसको रिमूव किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड ब्रोकन टिश्यूज, ठीक है। ये देखो, दिस इज ऑल मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन। तो क्या समझ आया आपको, व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज एवरी मंथ और रफली, बेसिकली देयर विल बी अ मेंस्ट्रुएशन, the egg as well as the tissues that were developed to receive the baby will degenerate, or you can say will be shed off and will be removed, ठीक है। तो अगर आप देखो नॉर्मल, दिस इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर आप देखो नॉर्मली तो 28 डेज की एक साइकिल होती है। उसमें इनिशियली 5 to 7 डेज का जो पीरियड है, दैट इज यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है, ठीक है। ये साइकिल है तो हम बता नहीं सकते कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो यहाँ पर चलेगा फर्स्ट टू 7 डे। आफ्टर 7th डे देर विल बी अगेन डेवलपमेंट ऑफ एग्स इन द ओवरी। ऑल्सो सेम टाइम पे जो यूटेरस है, यूटेरस में आपको दिखेगा जो लाइनिंग है यूटेरस की वो थिक होने लगती है, ठीक है। मतलब फिर से बेबी को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर करती है, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए। तो आपको दिखेगा फिर से 8 to 12 डेज का ये जो पीरियड है, यहाँ पर आपको दिखता है देर विल बी थिकेनिंग of uterine lining as well as in the ovary there will be maturation of eggs,
ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा, फिर टर्शरी फॉलिकल, फिर बनता है ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल जो है इट इज एक्चुअली मैच्योर फॉलिकल और वही ओव्यूलेट होता है, मतलब रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरीज। ठीक है, ये जो ओव्यूलेशन का पीरियड है, अगर आप 28 डेज की साइकिल कंसीडर करते हो, इट कैन चेंज और वैरी फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। ये जो हम 28 डेज की साइकिल कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल एक हमने लिया है 28 डेज का, बट इट वेरीज फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। 35 डेज का भी हो सकता है फीमेल में, तो इट वेरीज। तो यहाँ पर रफली ये जो 13 टू 15 डेज, ठीक है, यहाँ से 13 से लेकर 15 डे का जो पीरियड है, यहाँ पर एग रिलीज होना या फिर ओव्यूलेशन होने के चांसेस होते हैं, या इसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग फेजेस आपको दिखती है। दिस इज अ मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा बेसिकली। ठीक है, जो भी टिश्यू वगैरह थे वो रप्चर होके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वजाइना थ्रू बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, देन ये जो है दिस इज अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फेज, जहां पर ओवरी में एग का डेवलपमेंट होगा एंड यूटेराइन लाइनिंग की थिकनिंग होगी। देन यहाँ पर ये जो फेज है 13 से लेकर 15 डे का पीरियड, यहाँ पर क्या होता है, ओव्यूलेशन, एग रिलीज हो सकता है ओवरी से। ठीक है, ये 13 डे पे भी हो सकता है, 14 या फिर 15 डे पे भी हो सकता है, इफ यू कंसिडर द 28 डेज साइकिल। फिर ओव्यूलेशन के बाद एग जो है इट वेट्स फॉर 2 डेज, मतलब 16 से 17 डेज तक ये क्या करेगा, वेट करेगा कि बाबा स्पर्म आ जाए, फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है, तब तक आपको दिखता है इन द ओवरी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं। ओवरी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, मतलब क्या होता है, देखो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल का बस ये जो एग वाला पार्ट है, ठीक है, ओवियम एंड उसके साथ कुछ सेल्स, वही ओव्यूलेशन में रिलीज होता है। बाकी ये जो आपको ब्लू कलर में पीछे वाला पार्ट दिख रहा है, इट स्टेज इन द ओवरी, ये ओवरी में ही रहता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली ओवरी में क्या होगा, एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड फॉर्म करता है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन जैसे हार्मोन रिलीज करेगा फॉर द प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। बट अगर प्रेगनेंसी हुई नहीं है, प्रेगनेंसी हुई नहीं है मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये जो टेम्पररी ग्लैंड बनी थी वो भी क्या हो जाएगी, डीजनरेट होने लगेगी। ठीक है, तो ये जो पूरा पीरियड है इसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज का पीरियड। ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज क्यों, ये जो टेम्पररी ग्लैंड बनती है इसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो आपको दिखती है इन द ओवरी। एग ओव्यूलेट होने के बाद या फिर एग रिलीज होने के बाद जो भी टिश्यू वगैरह थे एग के अराउंड, जो भी सेल्स थी, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, अगर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, तो ठीक है, दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल बी मेंटेन्ड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। पूरी प्रेगनेंसी में ये प्रेजेंट रहेगा इन द ओवरी टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन लाइक हार्मोन। ये हार्मोन क्यों चाहिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी भी नहीं रहेगी, प्रेगनेंसी नहीं रही तो ये कॉर्पस ल्यूटियम का भी कोई रोल नहीं है, तो ये भी डिजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इट टेक्स 16 से लेकर 28 डेज तक। ठीक है, ये पूरा पीरियड जो है इसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज, जहां पर कॉर्पस ल्यूटियम में चेंजेस होते हुए आपको दिखते हैं। ठीक है, तो ये पूरा दिस इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें अलग अलग फेजेस आपको दिखते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की फेज, देन ओव्यूलेशन फेज, एंड दिस इज द ल्यूटियल फेज। ठीक है, सो दिस इज अ होल मेंस्ट्रुअल साइकिल। राइट, मेंस्ट्रुअल फ्लो कहाँ से 2 to 8 डेज तक चलता है। इट स्टेज टिल 2 to 8 days. All right. Now, so students, we already have discussed or we have started a discussion on how do organisms reproduce. ठीक है, उसमें हमने almost 75% जो पार्ट है वो कवर कर लिया है। थोड़ा सा जो पार्ट बचा है दैट इज अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास। ठीक है, तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो आपको मिल जाएगा ऑन अवर यू कैन से आर्म्स जूनियर वाला जो चैनल है, उस पर आपको सारे ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स या फिर यू कैन से लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहां पर आप इनको देख सकते हो। ठीक है, एनीवे, सो स्टूडेंट्स, आज
जो हमारा टॉपिक है अभी, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ वी आर अवेयर ऑफ द थिंग दैट हाउ रिप्रोडक्शन हैपन्स और हाउ डज द रिप्रोडक्शन हैपन्स इन द ह्यूमन बींग्स. ठीक है, उसमें हमने जो मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, उनके फंक्शंस हमने देखे हैं, एंड हाउ द होल प्रोसेस ऑफ फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी, ये पूरा जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. आज जो टॉपिक रहेगा हमारा दैट इज अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, आपने अब तक सोशल हेल्थ सुना होगा, ठीक है, मेंटल हेल्थ सुना होगा, राइट, फिजिकल हेल्थ सुना होगा, बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ आई गेस बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा. व्हाट इज इट, राइट? तो जैसे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए या फिर इट शुड बी इन अ गुड कंडीशन, योर फिजिकल हेल्थ शुड बी गुड, देन योर सोशल हेल्थ, राइट, जो आप सोसाइटी वगैरह में रह रहे हो, जिनसे यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल वगैरह, वो सारी चीजें आपको कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी इन अ वेल मैनर, और यू कैन से इट शुड बी गुड. तो वो तो चीजें आपको पता है जिसको हम हेल्थ बोलते हैं ओवरऑल. ठीक है, हेल्थ को हम बोल सकते हैं इट इज अ टोटल वेलबींग ऑफ अ पर्सन, जिसमें हम वी आर कंसिडरिंग डिफरेंट एरियाज लाइक मेंटल हेल्थ हम कंसिडर करते हैं, फिजिकल हेल्थ हम कंसिडर करते हैं, वी ऑल्सो कंसिडर द सोशल हेल्थ. बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ज्यादा कोई बात करते हुए आपको नहीं दिखेगा. ठीक है, तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, इवन दो आप हेल्दी दिख रहे हो, इफ यू सी देर आर सर्टन कपल्स हु डू नॉट, दे आर नॉट एबल टू कंसीव. ठीक है, उनको बच्चा नहीं हो रहा है. देर आर मेनी डिफरेंट रीजंस बिहाइंड दैट. अगर उससे देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर खराब हो रही है तो उससे सोशल हेल्थ भी खराब हो जाती है. कहीं ना कहीं सोशल हेल्थ खराब हो गई तो मेंटल हेल्थ खराब होती है, और उसकी वजह से फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है. तो दीज ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. ठीक है, तो बाकी हेल्थ के साथ साथ ही आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वेदर योर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर फंक्शनिंग प्रॉपर और नॉट. ठीक है, हर स्पेशली लेडीज वगैरह जो है उनको देखना चाहिए कि एवरी मंथ उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो रही है नहीं हो रही है. ठीक है, वेदर द menstrual flow is normal or not, if there is any abnormality. ठीक है, वो सारी चीजें उनको कंसिडर करनी चाहिए, राइट. अगर ऐसी कोई चीज है तो दे शुड गो टू डॉक्टर, दे मस्ट गो टू डॉक्टर एंड देन डिस्कस अबाउट दैट. ठीक है, इसके अलावा अगर आप देख सकते हो तो देर आर सर्टन डिजीजेस विच आर रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीजेस कुछ होते हैं, राइट, जो स्प्रेड होते हैं ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वगैरह, राइट. उनके बारे में अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारे जो टॉपिक है बेसिकली आपके सिलेबस में क्यों इंक्लूड किए हैं, बिकॉज ये जो आपका एज है ये आपका लर्निंग वाला फेज है. बेसिकली यहाँ पर आप चीजें लर्न करते हो, यू आर क्यूरियस टू नो. तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि व्हाई दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, क्या जरूरत है इनकी. यही रीजन है कि आपको अगर ये चीजें समझाई गई तो ऑब्वियसली यू विल बी वेल अवेयर ऑफ दैट, और आपसे भी वो चीजें या गलतियां नहीं होगी. सर्टन कुछ कुछ गलतियां भी हो जाती, वो नहीं होगी, और आप दूसरों को भी क्या कर सकते हो, अवेयर कर सकते हो, उनमें अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हो. यही एक मकसद है इस बारे में कि व्हाई दिस टॉपिक इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, राइट. तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट. जनरली लोग इस बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, दे हेजिटेट टू स्पीक अबाउट दिस, बट इट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट. अदरवाइज मैंने जैसे बोला बाकी जो इंटर रिलेटेड या रिलेटेड हेल्थ है वो भी क्या हो सकती है, डैमेज या फिर खराब हो सकती है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल हेल्थ पे असर हो सकता है, राइट. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, देखो एज वी लर्न कि द सेक्सुअल एक्ट इज वेरी इंटीमेट. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, देयर कैन बी ये पूरा इट इज ऑल इमोशंस इन्वॉल्व. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, देयर कैन बी चांसेस कि कुछ ऐसे इन्फेक्शंस है वो स्प्रेड हो सके. ठीक है, कुछ ऐसे डिजीजेस है वो एक से दूसरे में स्प्रेड हो सके. ठीक है, इवन एज आई सेड कि लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं. नाइदर दे हैव लाइक अगर किसी को हो भी जाता है कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो वो दूसरों से डिस्कस नहीं करता, या फिर किसी को डॉक्टर को भी कंसल्ट नहीं करता है जल्दी. ठीक है, दे आर अशेम्ड ऑफ इट. ठीक है, दे आर अशेम्ड ऑफ इट. तो ये नहीं होना चाहिए, राइट. यही हमें इस चैप्टर में या इस टॉपिक में पढ़ना है बेसिकली, राइट. तो इस ड्यू टू दिस देयर कैन बी चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ दिस डिजीज, ट्रांसमिशन हो सकता है इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का. ठीक है, एसटीआईज
या फिर एसटीडी, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, ऑब्वियसली नाम में ही पता चल रहा है आपको। दीज आर स्प्रेड, दिस कैन बी स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, बाय डिफरेंट मीन्स, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो जो डिजीजेस सेक्सुअली कॉन्टैक्ट है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ऑलरेडी एसटीडी हो चुका है, ठीक है, एसटीडी, आप जब भी मैं एसटीडी बोलूंगी आपको पता लगना चाहिए आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, राइट। तो जब भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन को एसटीडी हो चुका है, इफ दैट पर्सन गेट सेक्सुअली इन्वॉल्व विथ अदर हेल्दी पर्सन, तो ऑब्वियसली उसके थ्रू, इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू, वो हेल्दी पर्सन में भी क्या होगा? ट्रांसमिट होगा, राइट। एंड मोस्टली कुछ ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है जो वायरसेस की वजह से होते हैं। दे आर बेसिकली, अगर आप जल्दी जाते हो, कंसल्ट करते हो डॉक्टर से, तो वो क्योर हो सकते हैं जल्दी, ठीक है। बट लेट अगर हो गया, या फिर इफ यू आर शाय ऑफ इट, ठीक है, तो आपको ये डिजीज क्योर करने में बहुत टाइम लग सकता है, या फिर क्योर भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम पे डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम दिखते हैं तो, राइट। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसमें आपके आते हैं कुछ बैक्टीरिया से स्प्रेड होने वाले, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बैक्टीरियल भी होते हैं, कुछ प्रोटोजोन भी होते हैं, कुछ वायरल भी होते हैं। ठीक है, जैसे गनोरिया, साइफिलिस, ठीक है, एड्स, वार्ट्स, ठीक है। उसमें से गनोरिया एंड साइफिलिस, दीज आर बैक्टीरियल, बैक्टीरियल एसटीडी उनको बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो डिजीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया की वजह से एक से दूसरे में, अगर ये बैक्टीरिया इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में गया, तो उस पर्सन में भी ये एसटीडी हो सकता है। गनोरिया एंड साइफिलिस, देखो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं सामने, पस फिल्ड पैप्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है, यू कैन से छाले हो जाते हैं, उसमें से पस फ्लूइड निकलने लगता है, ठीक है, पेनफुल होता है ये सारी चीजें। एड्स, एड्स तो सबको पता ही है ऑलमोस्ट। वार्ट्स, ठीक है, वार्ट्स कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? एड्स हो गया, वार्ट्स हो गया, दीज आर वायरल एसटीडीज। ठीक है, वायरस इज द पॉजिटिव एजेंट ओवर हियर। ठीक है, अलग अलग वायरसेस वगैरह है, वो एसटीडीज कॉज कर रहे हैं। तो इज इट पॉसिबल, क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल, और इज देयर एनी वे बाय विच वी कैन इनहिबिट, और यू कैन से प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीजेस? इनका हम ट्रांसमिशन रोक सकते हैं क्या? ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स वी कैन, ऑफ कोर्स वी कैन। कैसे, कैसे कर सकते हैं, वही हमें डिस्कस करना है। बाय यूजिंग प्रॉपर प्रोटेक्शंस, और उनको हम अब ये मार्केट में यू नो ऑलरेडी देयर आर सर्टन कॉन्डोम्स वगैरह, फीमेल के लिए भी कॉन्डोम्स होते हैं, उनको फेमिडोम बोला जाता है, मेल के लिए भी कॉन्डोम होते हैं। तो ये क्या है? दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ मटेरियल, लैटेक्स जैसा एक मटेरियल होता है, उससे ये बनाए जाते हैं। दीज आर वॉर्न ओवर द कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है, मेल्स वगैरह हो गए, ठीक है, इवन फीमेल में वजाइना में ये इंसर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द इन्फेक्टेड पर्सन एंड अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा, देयर विल बी बैरियर ऑफ कॉन्डम। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? दिस इन्फेक्शंस विल नॉट स्प्रेड। ठीक है, स्टिल देयर आर अदर यू नो, यू कैन से प्रिवेंटिव मेजर्स ऑल्सो, राइट। ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, ये बेसिकली बॉडी फ्लूइड से ज्यादा ट्रांसमिट होते हैं, जैसे सलाइवा हो गया, सीमेन हो गया, ठीक है, वजाइनल फ्लूइड हो गया, राइट। इनके थ्रू, इवन ब्लड के थ्रू, एड्स वगैरह इट ऑल्सो ट्रांसमिट थ्रू द ब्लड, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह से। तो ये बॉडी फ्लूइड से क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। तो हमें बेसिकली याद रखना पड़ेगा कि देयर शुड नॉट बी अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, तो इससे क्या किया जा सकता है? वी कैन प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीजेस, राइट, राइट। इवन देयर आर सर्टन कॉन्ट्रासेप्टिव डिजीजेस, सॉरी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, राइट, राइट। तो every time basically if there is a sexual intimacy, ठीक है, intimacy, there are chances of pregnancy। ठीक है, sexual intimacy होती है तो there are certain chances of pregnancy if female has the ovulation। ठीक है, फीमेल में ओवुलेशन अगर हो चुका है तो क्या हो सकता है? there can be chances of pregnancy, but sometimes females और couples are not ready for the pregnancy, या फिर जो भी चाइल्ड बर्थ होगा उसके लिए वो रेडी नहीं है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या है? अगर बताओ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस नहीं होते तो हो सकता था देयर कुड बी
पॉपुलेशन कहा जाती है, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना है, प्लस जो इंटीमेसी, सेक्सुअल इंटीमेसी, उसको भी क्या करना है, मेंटेन करना है, या फिर उसको भी टेक केयर करना है। तो बेसिकली उसके लिए वी हैव सर्टन मेथड्स, रिप्रोडक्टिव मेथड्स हो सकती है, या फिर उसको बोल सकते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कुछ है। कंसेप्शन एक होता है, कंसेप्शन मतलब कंसीव करना, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट रह सकती है। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब अवॉइडेंस ऑफ और प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। कुछ नेचुरल मेथड्स होती है, कुछ केमिकल मेथड, कुछ बैरियर मेथड्स, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये इट डिपेंड्स ऑन द कपल, टोटली डिपेंड्स ऑन द कपल। अगर देखो प्रेगनेंसी रहती है तो फीमेल अंडरगो सर्टन सिम्टम्स, वीकनेस होता है, नौशिया होता है, ठीक है। इनिशियली द फीमेल ऑल्सो फील्स द स्ट्रेस, ठीक है, नौशिया वगैरह। एंड व्हाट इफ शी इज नॉट रेडी फॉर इट, इतना सब कुछ हो गया, इफ देर आर नो सर्टन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, और अगर प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, तो फीमेल को इतने सारी चीजों थ्रू जाना पड़ता है, राइट। व्हाट इफ शी इज नॉट एक्चुअली रेडी फॉर द प्रेगनेंसी, या फिर बच्चे के लिए रेडी नहीं है, इट विल एडवर्सली अफेक्ट, इसकी मेंटल हेल्थ भी क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। तो ऑब्वियसली टू टेक केयर ऑफ दैट वी ऑल्सो हैव सर्टन डिवाइसेस, मेथड्स टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, राइट। एक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कॉन्डोम्स, ठीक है। दीज आर लैटेक्स से बने हुए कुछ मटेरियल्स, या कुछ स्ट्रक्चर, या यू कैन से मेथड्स, या फिर स्ट्रक्चर्स है जो वेयर किए जाते हैं ओवर द कॉपुलेटरी ऑर्गन इन मेल, पेनिस के ऊपर वेयर किए जाते हैं, ऑल्सो इन द वजाइना ऑफ फीमेल, ठीक है। तो दोनों के लिए कॉन्डोम्स वगैरह मिलते हैं। दीज मेथड्स, ये अलग अलग मेथड्स है, राइट। दीज आर डिफरेंट मेथड्स, दीज आर आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। यूटेरस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं सर्जिकली, या फिर डॉक्टर की मेडिकल एडवाइजर की कुछ हेल्प लगती है उसमें, आप खुद से नहीं कर सकते। बाकी जो कॉन्डम वगैरह है, इट कैन बी वोर बाय योरसेल्फ। बाकी दिस इज अ नेचुरल मेथड, दिस इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें देखा जाता है फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल को, कि कब ओव्यूलेशन होना है। देखो हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि जब ओव्यूलेशन होगा एंड स्पर्म मिलेगा, ठीक है, स्पर्म एंटर करेगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तभी क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। ये भी हमें पता है कि एग आफ्टर ओव्यूलेशन 2 दिन के लिए फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्वाइव करता है, ठीक है। तो जनरली 14 डे पे ओव्यूलेशन हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल साइकिल में, है ना। अब वो अगेन उसके लिए अगर आप नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन से या फिर जा रहे हो, तो उसमें आपको एग्जैक्ट आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड है वो पता होना चाहिए, कितने डेज की आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है। एज आई सेड 28 तो नॉर्मल होता है मोस्टली, कुछ कुछ फीमेल में आपको 35 तक भी एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा, 35 डेज की साइकिल हो सकती है। तो 28 डेज अगर हम कंसिडर करते हैं, तो इन दैट 14 डे मतलब इन द मिडल ऑफ द साइकिल क्या दिखता है, ओव्यूलेशन दिखता है, ठीक है। चलो एक दिन हम लेट भी पकड़ ले तो 15 डे हमने कंसिडर कर लिया। उसके बाद ओव्यूलेशन के बाद 2 दिन के लिए क्या करता है, ये जो एग है इट सर्वाइव्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब 16 एंड 17, राइट, 16 एंड 17। इवन द ओव्यूलेशन पीरियड कैन बी, मतलब ओव्यूलेशन पहले भी हो सकता है, 14 डे से पहले भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने कंसिडर कर लिया बेसिकली ये जो 10th डे से लेकर 17th डे, ये जो पीरियड है फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल का, 10th टू 17th डे, ये जो पूरा पीरियड है, यहाँ पर यू कैन से फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि एग ऑलरेडी ओव्यूलेट हो चुका होता है एंड इट इज प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल, राइट। तो 10 टू 14 डे का ये जो पीरियड है, यहाँ पर अगर कॉपुलेशन नहीं होता है, स्पर्म्स एंटर नहीं करते फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो देयर विल नॉट बी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली आगे एम्ब्रियो नहीं बनेगा एंड प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी, समझ आ रहा है। तो ये जो 10 से 15 डे 17 डे का जो पीरियड है, इसको हम बोलते हैं इट इज अ रिप्रोडक्टिव पीरियड। यहाँ पर क्या हो सकता है, देर आर हाई चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, राइट। तो ये पीरियड अगर अवॉइड किया जाए, ये पीरियड अगर अवॉइड किया जाए, यहाँ पर नहीं दिया है, तो 10 से 17 डे का पीरियड अगर अवॉइड किया जाए और उसमें अगर स्पर्म एंटर नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। सो दिस मेथड्स
or ways are called as contraceptive methods which avoids the unwanted pregnancy. ठीक है, are this is also called as methods of birth control. These are also called as methods of birth control. ठीक है, these contraceptive methods have number of categories based on their अप्रोचेस. ठीक है, देर आर डिफरेंट टाइप्स. मैंने जैसे बोला कि नेचुरल मेथड्स कुछ होती है, कुछ केमिकल वगैरह के थ्रू मतलब हार्मोन मेथड्स होती है, कुछ पिल वगैरह लिए जाती है, देन देर आर सर्टन आईयूडीज वगैरह. ठीक है, तो वो हम डिस्कस करते हैं. तो वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर. मैकेनिकल बैरियर मतलब मेल एंड फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है उनमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होने देना है. ठीक है, so that sperms does not reach the egg. अगर उनमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कॉन्डोम. ठीक है, उसमें अगर इफ द कॉन्डोम हैज worn ओवर द पेनिस, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी इजैकुलेशन होगा या इजैकुलेटेड फ्लूइड है, इट विल बी कलेक्टेड इन द कॉन्डोम, इट विल नॉट एंटर इनटू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, जिसकी वजह से आगे फिर फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं होगा. ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द मेथड. दिस मेथड इज कॉल्ड बैरियर मेथड. इसी मेथड को हम बोलते हैं बैरियर मेथड. एज आई सेड, फीमेल के लिए भी कुछ कॉन्डम होते हैं, उनको फेमिडोम बोला जाता है. मेल के लिए जो कॉन्डम है वो तो आपको पता ही है. ठीक है, तो बैरियर मेथड इसको बोला जाता है. तो देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल. एक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बैरियर मेथड. बैरियर मेथड का एक फायदा ये है, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्ट करता है. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हेल्प्स और प्रिवेंट्स एसटीडीज. ठीक है, तो दिस कॉन्डम्स या फिर बैरियर मेथड. दूसरा, इसी में यू कैन सी देर आर डायफ्राम्स ऑल्सो. दीज आर वर्न इन द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सर्विक्स में इनको क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है डायफ्राम. ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करेंगे, स्पर्म की एंट्री को यूटेरस या फिर उससे आगे प्रिवेंट करेंगे. ठीक है, मतलब स्पर्म को आगे जाने नहीं देंगे. दीज आर बोर्न इन फीमेल. तो ये एक मेथड होगा बैरियर मेथड. अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन acts by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization भी नहीं होगा. इसको हम बोलते हैं केमिकल मेथड. तो इसमें क्या किया जाता है, कुछ हार्मोनल पील्स वगैरह होती है वो फीमेल को दी जाती है, जिसके वजह से क्या होगा, हार्मोन मतलब जनरली अगर आप देखो ईस्ट्रोजन हार्मोन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ये जो हार्मोन है इनके कॉम्बिनेशन वाली पिल्स होती है. ठीक है, तो वो अगर फीमेल को दोगे तो फीमेल में क्या हो जाएगा, हार्मोनल चेंजेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन नहीं होगा. ओव्यूलेशन नहीं होगा तो आगे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, क्योंकि एग ही अवेलेबल नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए. ठीक है, ऐसी मेथड को हम बोलते हैं केमिकल मेथड्स. दीज आर कॉल्ड केमिकल मेथड. जनरली ओरल पिल्स, दवाइयां या फिर टैबलेट्स होती है जो फीमेल को दी जाती है, राइट, orally are taken. However, since they change hormonal balance, हाँ, one more thing, because we are taking synthetic hormones, estrogen, progesterone, तो इनसे क्या हो सकता है, फीमेल की बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. इवन फीमेल्स हैव ऑब्जर्व्ड सर्टन सिम्टम्स आउट ऑफ दिस. ठीक है, नौशिया होना, वॉमिटिंग होना, देन चक्कर आना, ये सारे सिम्टम्स आपको फीमेल में दिखते हैं ड्यू टू दिस ओरल पिल्स. ठीक है, तो ओरल पिल्स बिकॉज दे आर स्टेरॉइड्स, है ना, स्टेरॉइड मतलब आपको पता है आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, राइट, दीज आर सिंथेटिक, तो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं, फीमेल की बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से इनमें एडवर्स इफेक्ट भी देखे जाते हैं. तो इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, आई विल से. देयर आर डिफरेंट अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एज वेल. ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं आईयूसीडी, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. नाम से पता चल रहा है, इंट्रा मींस इनसाइड, यूटेराइन मींस यूटेरस. इनको यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है फीमेल में. ठीक है, दीज आर इंसर्टेड इनटू द यूटेरस ऑफ फीमेल, राइट. सो दीज आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. देखो ये यूटेरस है और ऐसा टी शेप का एक लूप होता है. ठीक है, इसको हम कॉपर टी भी बोलते हैं, राइट. इसमें कॉपर आयंस होते हैं, राइट. ये आयंस टाइम टू टाइम रिलीज होते रहते हैं. ये कॉपर आयंस जब रिलीज होंगे इनटू द फीमेल्स यूटेरस, ये कॉपर आयन क्या करते हैं, अगर स्पर्म आएगा तो स्पर्म की जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी है, मतलब आपकी बॉडी में जो डब्ल्यूबीसीज होती है ना, डब्ल्यूबीसीज विल कंसिडर स्पर्म एज अ फॉरेन पार्टिकल और उस स्पर्म को क्या करेगी, मार देगी. ठीक है, ये क्यों होता है, ड्यू टू द कॉपर आयंस. ठीक है, तो ये कॉपर टी भी है, इट इज अ
IUCD, या फिर उनको सिंपली IUD भी बोला जाता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, दिस इज लिपेज लूप, लिपेज लूप। ठीक है, इसमें कोई कॉपर आयन या फिर हार्मोन्स वगैरह नहीं होते हैं, राइट। ये भी एक है IUCD में आता है, राइट। सर्टन अदर IUCDs आर देयर, जिसमें आपको हार्मोन्स मतलब प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन वगैरह से इन्फ्यूज होते हैं, जिसके वजह से फीमेल में फिर आगे प्रेगनेंसी वगैरह मेंटेन नहीं हो पाएगी, राइट। बेसिकली अगर ये IUCD, जनरली IUCDs आर मोस्टली यूज फीमेल में, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस में ज्यादातर IUCD का यूज होता है। बट ये जो IUCDs है, दे कैन कॉज इरिटेशन, ठीक है, डिस्कम्फर्ट कॉज करते हैं। तो ये भी इतने कुछ ज्यादा इफेक्टिव मतलब या फिर यूज करने के हिसाब से आपको इफेक्टिव नहीं मिलेंगे, बट मोस्टली IUCDs आर यूज, राइट। अनदर अप्रोच टू कॉन्ट्रासेप्टिव इज अवॉइड फर्टिलाइजेशन बाय ब्लॉकिंग द पाथ। एक हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, वो हमने देख लिया कॉन्डम्स वगैरह। देन हम क्या कर सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस करवा दो फीमेल में। प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन चाहिए वो बैलेंस वे में नहीं रखने हैं। अगर प्रेगनेंसी के जो हार्मोन है वो बैलेंस नहीं रहेंगे तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाएगी। तीसरा वे हम ऐसा कर सकते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं जो यूटरस में इंसर्ट किए जाते हैं, सेम वही काम करेंगे प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का। ठीक है, चौथा हमारे पास एक वे है जिसमें हम परमानेंटली क्या कर सकते हैं, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर सकते हैं। ये तो बेसिकली दिस इज रिकमेंडेड आफ्टर मतलब फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग हो गई कपल की, उसके बाद ही क्या किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है, बिकॉज दिस इज अ परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड मतलब इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, वी विल डिस्कस दैट। इनको सर्जिकल मेथड बोलते हैं। जैसे मेल में होता है वैसिक्टोमी, मेल में क्या होता है, वैसिक्टोमी, मतलब दिस इज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को कट किया जाता है और उसके जो फ्री एंड्स हो गए उसको टाई किया जाता है, ठीक है, सर्जिकल थ्रेड से। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है वास डिफरेंस, इसको कट कर दिया, एंड दीज वास डिफरेंसेस मतलब जो एंड्स है वास डिफरेंस के, जो कैसे हैंगिंग थे, उसको क्या कर दिया, टाई कर दिया बाय द सर्जिकल थ्रेड। अब आप बताओ, यहाँ पर जो स्पर्म सिंथेसाइज हो रहा है वो आगे जा पाएगा क्या? यहाँ पर हमने ब्रिज तोड़ दिया, यहाँ पर कंटिन्यूटी तोड़ दी, तो क्या हो जाएगा, आगे ये स्पर्म मूव नहीं कर पाएगा। स्पर्म अगर आगे नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली इट वोंट बी इजैकुलेटेड थ्रू द पेनिस। ठीक है, इजैकुलेशन भी नहीं होगा। इजैकुलेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली स्पर्म आगे फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड वैसेक्टोमी, दिस इज वैसेक्टोमी, राइट। तो समझ आया वैसेक्टोमी में क्या करता है, दिस इज डन इन मेल। फीमेल में जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। फीमेल में क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या करेंगे, ऑब्वियसली फैलोपियन ट्यूब को कट लगाया और उनको भी क्या कर दिया, टाई कर दिया। ठीक है, जो फ्री एंड से, हैंगिंग एंड से, उनको क्या कर दिया, टाई कर दिया बाय सर्जिकल थ्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो दो मेथड्स है, एक मेल में एक फीमेल में, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, दीज आर परमानेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, इसमें परमानेंटली क्या किया जा रहा है, ब्लॉक। अगर देखो यहाँ पर ट्यूब्स अगर कट करके बांध दी तो यहाँ पर जो एग ओव्यूलेट होके बाहर आया है वो यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा, या फिर स्पर्म जब आएगा तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा टू फर्टिलाइज द एग। ओके, सो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, परमानेंटली उनका एग एंड स्पर्म का मिलना ब्लॉक कर दिया। ठीक है, सो जिसकी वजह से आगे प्रोसेस होगा ही नहीं, राइट। दीज सर्जिकल मेथड्स आर द सेफेस्ट। ठीक है, दीज सर्जिकल मेथड्स आर सेफ इन लॉन्ग रन। सर्जरी itself can cause infections also sometimes, because inside सर्जरी हुई ना, there can be infections also, other problems भी हो सकते हैं अगर वो properly perform नहीं करी गई है। ठीक है, ठीक से नहीं हुआ है प्रोसेस, इवन इट कैन बी रिवर्स। अगर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हुआ है तो ये रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, सो इट हैपेंस, राइट। सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स। चार टाइप की मेथड हमने देख लिया। एक है नेचुरल मेथड, तो है ही। दूसरा केमिकल मेथड, बैरियर मेथड। देन वी डिस्कस्ड अबाउट IUCD, एंड लास्ट इज permanent method of contraception, that is vasectomy and tubectomy, right? इवन अगर बाय एनी चांस जैसे मोस्टली इन रेप केसेस वगैरह अगर प्रेगनेंसी रह जाती है, ठीक है, इफ देर इज अ प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी वो रह गई, तो उसमें क्या किया जाता है, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसमें जो फीटस है उसको रिमूव भी किया जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। ठीक है, इट इज डन बाय प्रोफेशनल डॉक्टर्स। ठीक है,
राइट। बट ये भी देखा गया है कि कुछ कुछ लोग इसको मिसयूज भी करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर लॉ भी किया है इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो वो आप वो सारी चीजें आगे पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में 12th में। ठीक है, राइट। तो जनरली ये किया जाता था ताकि गर्ल चाइल्ड को क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको रिमूव करते थे, बॉय चाइल्ड हो तो उसको कंटिन्यू करते थे। ठीक है, तो ये इलीगली हो रहा था, राइट। ड्यू टू दिस सेक्स रिलेटेड या सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन हो रहा था, फीमेल अब्यूज हो रहा था, फीमेल फीटिसाइड हो रहा था। ठीक है, गर्ल चाइल्ड को मारना, फीमेल फीटस जो है उसको रिमूव किया जाता था, फीमेल फीटिसाइड उसको बोलते हैं, राइट। इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को मारने वाला, फीटिसाइड मतलब फीमेल फीटिसाइड मतलब फीमेल फीटिसाइड या फिर गर्ल चाइल्ड को मारने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर उनको मारा जाता था, जिसकी वजह से सेक्स रेशियो जो है वो क्या हुआ था, इनबैलेंस हो चुका था। इसके वजह से लॉ, देर आर सर्टन लॉ फॉर एमटीपीज, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसके लिए सर्टन लॉज भी होते हैं, गवर्नमेंट ने बनाए गए हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। दिस इज ऑल टू मेंटेन द फीमेल एंड मेल सेक्स रेशियो। ठीक है, वो रेशियो मेंटेन करने के लिए किया जाता है, राइट। बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फिटिसाइड्स, चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट। ठीक है, अगर आप देखो दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है इसको हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, पहले क्या होता था, दिस एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, ये जो फीटस है उसके अराउंड कुछ फ्लूइड होता है, उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड में जो फीटस है उसकी कुछ सेल्स मिलती है। ठीक है, तो पहले क्या किया जाता था, ये जो सेल्स वगैरह है उनको निकाल के, ऑब्वियसली सेल है तो सेल में क्रोमोसोम्स वगैरह होंगे, तो क्रोमोसोम का स्टडी किया जाता था कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, उसके लिए ये होता था, दिस वाज अ गुड मेथड। ठीक है, अभी भी चलता है, बेसिकली एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। तो ये अभी जो है इट इज डन टू चेक वेदर द चाइल्ड हैज एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, जेनेटिक डिसऑर्डर और नॉट। बट हुआ क्या, जब आप क्रोमोसोम देख रहे हो तो आपको पता चलता है उसमें एक्स एंड वाई क्रोमोसोम भी है। ठीक है, अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा दिस इज अ गर्ल चाइल्ड, एक्स वाई है तो ऑब्वियसली बॉय चाइल्ड। ठीक है, तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम दिखता है तो दे स्टार्टेड डूइंग फीटिसाइड, फीमेल फिटिसाइड करना स्टार्ट कर दिया, फीमेल को या फिर गर्ल चाइल्ड अगर है, ठीक है, बेबी अगर गर्ल है तो उसको रिमूव करने लग गए। उसकी वजह से सेक्स रेशियो क्या होता, डिक्लाइन होने लग गया था। दिस इज इलीगल, फिटिसाइड इज इलीगल प्रोसेस ऑब्वियसली, राइट। तो फिर उसको क्या किया गया, अब इट इज बैन। बैन कैसे, मतलब आप उसको रिमूव वगैरह नहीं कर सकते, अगर उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तभी आप क्या कर सकते हो, उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लॉ के थ्रू रिमूव कर सकते हो। ठीक है, बट आप ऐसे मेल है फीमेल है उस बेसिस पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज इलीगल, फीमेल फिटिसाइड, राइट। तो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अभी भी एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करी जाती है, ठीक है, टू चेक जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बट उसमें क्या करते हैं, जो जहां पर रिपोर्ट्स वगैरह बनते हैं वहां पर जो लास्ट सेक्स क्रोमोसोम को बताने वाला है वो, या फिर जो सेक्स क्रोमोसोम वाला ये है वो रिमूव या फिर बोल सकते हो उसको हाइड किया जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको पता नहीं चलेगा वेदर इट इज एक्सएस और एक्स वाई। ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा फीमेल है या फिर मेल है। ठीक है, तो इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, सेक्स डिटर्मिनेशन अब नहीं करने देते हैं, इट इज प्रोहिबिटेड, राइट। देखो, जेल में जाओगे, वो उम्र कैद हो सकती है, राइट। सो ह्यूमन पॉपुलेशन हैज टू बी कंट्रोल्ड, तो कंट्रोल करने के लिए ही इतनी सारी हम क्या कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग और वी हैव सर्टन मेथड्स। कौन सी मेथड्स है हमारे पास, वी हैव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल द ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, यही एक रीजन है वाई दिस सिलेबस और दिस टॉपिक इज इन्वॉल्व इन योर सिलेबस, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे ये पता लग रहा है कि अगर बेसिकली वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या किया जा सकता है, अवॉइड किया सकता है। ठीक है, क्योंकि दिस ऑल आर इमोशनली इन्वॉल्व थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर जो कपल है, इफ द कपल इज नॉट रेडी फॉर द प्रेगनेंसी तो उसका कोई फायदा नहीं, इट विल गो थ्रू स्ट्रेस। ठीक है, उससे जो डेवलप कर रहा है फीटस उस पे भी क्या हो सकता है, असर हो सकता है। तो बेटर रिमूव द
और यूज द डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, या फिर आप मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी भी कर सकते हो, बट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हैज सर्टेन लॉज, सर्टेन रूल्स, उन्हीं रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। So in this part, we have discussed about different methods of contraception. We also discussed about medical termination of pregnancy and reproductive health, ठीक है। So it is very important to take care of your reproductive health. You should consult a doctor whenever you see symptoms like this. मैंने आपको दिखाया है कुछ symptoms वगैरह, ठीक है। तो बैक्टीरियल एज वेल एज वायरल एसटीडीज, जनरली बैक्टीरियल एसटीडीज जो है वो क्योर हो सकते हैं, राइट, बट वायरल एसटीडीज टेक लॉट ऑफ टाइम, या फिर क्योर भी नहीं होते हैं, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एड्स वगैरह, एड्स तो क्योर ही नहीं होता, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, एड्स का जो वायरस है उसका मल्टीप्लिकेशन रोकने के लिए कुछ आपको क्या दिया जाता है, मेडिसिन वगैरह दी जाती है। तो आप उस वायरस को प्रॉपरली रिमूव नहीं कर सकते, बट उसका मल्टीप्लिकेशन आप रोक सकते हो, ठीक है। तो एड्स वगैरह या फिर ऐसे कुछ एसटीडीज है, उनको रिमूव करना या फिर क्योर करना इज वेरी हार्ड, ठीक है। तो बेटर, जब भी आपको कोई सिम्टम लगता है, गो टू द डॉक्टर, टेक अ कंसल्टेशन एंड टेक केयर ऑफ योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो ये जो बेसिकली अगर आप देखो जनरली एसटीडीज वगैरह ज्यादातर देखे जाते हैं या फिर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं इन द, आप देख सकते हो ना, जो प्यूबर्टी वाला एज है, ठीक है, प्यूबर्टी एज या टीन एज आप बोल सकते हो, चलो टीन एज वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनमें ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अवेयरनेस होना चाहिए, बिकॉज एज आई सेड इट इज द मोस्ट वल्नरेबल एज। आपको कोई भी कुछ बता दे, यू ट्रस्ट ऑन दैट, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इवन यू शुड ऑल्सो स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट इट, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट, आपके सिलेबस में है, आपने पढ़ा है, ठीक है। आपने खुद ने भी उसका क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली this information is very important if you take care of if in the perspective of your reproductive health as well as mental social health, ठीक है। सो ये आपने भी क्या करना चाहिए, इंफॉर्मेशन को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, and you should also use this information and spread this information to other people also, ठीक है। with this we will end this chapter here, ठीक है। reproductive health was our last topic, so here we are going to end this chapter, मतलब हमने फोर्थ चैप्टर भी कवर कर लिया है, दैट इज हाउ डज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। इसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन देखा है, वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, देन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कुछ हमने पढ़ा है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखो तो आपके बोर्ड के हिसाब से ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारी चीजें आप जब हायर क्लासेस 12th में जाओगे तब भी आप ये पढ़ने वाले हो, बट इन मोर डिटेल, ठीक है। तो मतलब ये आपकी नीट वगैरह अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, right? So with this we are going to end the chapter and the lecture also here only. So in the next lecture we will come up with a new topic, ठीक है, जहां पर हम और ऐसे कुछ एनिमेशन के साथ नए टॉपिक को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।